लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आज हम लोग बात करेंगे लीगल करंट अफेयर्स पे। तो इसमें हम लोग मैरिटल रेप, त्रिपति लड्डू वाला जो कंट्रोवर्सी हुई उस पे, इजराइल और गाजा का जो वॉर चल रहा है उस पे, सदगुरु ईशा फाउंडेशन केस, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के पे बात करेंगे हम लोग। कौन जीता? क्या? हाँ सही बोला है। तुम्हें डाउट था? हाँ वो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं। ये सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? इरेज कर दूं? ओके चेयर साइड करूं? तुम क्या दिख रहा है? चेयर वो साइड करूं? ओके हो गया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तिरुपति लड्डू वाली जो कंट्रोवर्सी है उस पे। सॉरी, हाँ इसी ईयर का है, विनेश फोगाट वाला। हाँ वो मेडल जो उन्हें नहीं मिला ना विनेश, हाँ लास्ट ईयर हुआ था वो प्रोटेस्ट जब चल रहा था रेसलर्स का। तभी का है। तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी। तो वो तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्या कंट्रोवर्सी है ये?
क्या कंट्रोवर्सी है? जो है बफेलो मीट और जो है फिश ऑयल का इस्तेमाल करा जा रहा है उन लड्डूस को बनाने के लिए, और वही लड्डू दिए जा रहे थे उस टेम्पल में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जो सीएम है वहाँ पे के नायडू, कि आपने जब टेस्ट के लिए दे दिया था, जो टेस्टिंग कमिटी है उसे, वो प्रोडक्ट आपने जो लड्डूस का था मटेरियल, तो फिर आपने उनकी रिपोर्ट आने से पहले ही क्यों आपने पब्लिक कर दी ये चीज़? और ये एक रिलीजियस मैटर है, आप इसे पॉलिटिकल मैटर ना बनाएं। ठीक है, तो इसमें ये था कि फिश ऑयल ये कंटामिनेटेड है इसमें लड्डूज में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि प्लीज डोंट मेक इट अ political matter, it is a religious matter. और आपको बिना रिपोर्ट आए हुए चीज़ पब्लिक करनी चाहिए थी, आपको प्रेस में ये चीज़ नहीं रिवील करनी चाहिए थी। हो गया? दूसरा है हम लोग का सदगुरु ईशा फाउंडेशन केस। ये मैटर क्या है पता है? मैंने उस दिन वो बताया था, हाँ। तो जो है कोर्ट ने ये बोला कि एक प्रोफेसर है, उनकी 2 बेटियां, ठीक है, वो इसी जो फाउंडेशन है ये इनका जो ईशा फाउंडेशन सदगुरु का, उसमें वो दोनों लड़कियां रहती हैं। तो जो प्रोफेसर हैं वो चाहते हैं कि मतलब इन्होंने जो है मैनिपुलेट करके मेरी बेटियों का ब्रेन वॉश करके मेरी बेटियों को वहाँ रख रखा है इन्होंने, सदगुरु ने, और मेरी बेटियाँ मतलब मेरे पास आए, मेरे साथ रहें। तो उस पर कोर्ट ने ये चीज़ बोली कि जब आपकी बेटी उनने मैरिज की, एक मैरिड लाइफ जी रही है, तो आप दूसरों की बेटियों को क्यों जो है प्रमोट कर रहे हैं कि वो इस पर जो है एक सन्यासी की ज़िंदगी जिए? ये चीज़ तो गलत है। और फिर जो है कोर्ट के सामने तो जो हाई कोर्ट था उसने जो है ऑर्डर दिया पुलिस को कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, आप जाइए ईशा फाउंडेशन पे और इन्वेस्टिगेशन करिए। तो करीब 150 पुलिस ऑफिसर्स गए थे इन्वेस्टिगेशन करने। उसके बाद क्या, सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर अपने अंदर ले लिया। सुमोटो कॉग्निजेंस मैंने बताया था ना, बताया था। सुमोटो हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि कोई केस है तो वो अपने जुरिसडिक्शन में खुद वो ले सकता है, उससे खुद डील करता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर गया, तो फिर सुनवाई चल ही रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट जब उनकी दो बेटियां थी, उनमें से एक बेटी अपीयर हुई कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बोला कि आप स्पिरिचुअलिटी के राह पे हैं, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हैं, और स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है कि आप सबसे प्यार करो, किसी से नफरत ना करें, लव ऑल हेट नन। बट मैं साफ देख पा रहा हूँ कि आप अपने फादर की रिस्पेक्ट तक नहीं कर रही हैं, उनसे सही से बात तक नहीं कर रही, तो क्या ये चीज़ गलत नहीं है? तो उसमें फ़िलहाल इतनी ही चीज़ है। तो ये जो सदगुरु का ये केस है, ये एक हेबियस कॉर्पस केस है। हेबियस कॉर्पस क्या होता है?
जैसे समझ लो ये इनके पास इस फाउंडेशन में है, ठीक है, एक तरह से इनके फादर को लग रहा है कि इन्होंने डिटेन करके रखा मेरी बेटी को, जो मैनिपुलेट करके रखा है। तो हेबियस कॉर्पस 5 जो मैंने जो रिट्स होती हैं उसमें से एक है हेबियस कॉर्पस। तो जब भी कोई इंसान इलीगली डिटेन होता है कहीं पे भी, भले प्रिजन में हो या कहीं पे भी हो, तो तब उसे उस इंसान को छुड़वाने के लिए तब ये रिट इशू होती है। इरेज करूँ ये? तो यहाँ पे रिट्स का जिक्र है इसलिए मैं रिट्स के बारे में बताऊंगी थोड़ा सा। 5 रिट्स होती हैं टोटल। कौन कौन सी बोलो? बता रही हूँ। रिट्स क्या होता है कि आर्टिकल 32 तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल 226 अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में दे रखे हैं वो वायलेट हो रहे हैं जिस भी इंसान के, तो उसके पास राइट है कि या तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाए या तो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास चला जाए और अपने जो राइट्स वायलेट हो रहे हैं उन्हें इन्फोर्स कराए। इसीलिए रिट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट का बाकी सारे मैटर में वाइडर जुरिस्डिक्शन रहता है, जितनी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है उतनी पावर किसी भी कोर्ट के पास नहीं है। लेकिन रिट्स के मामले में ज़्यादा पावर हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट हैज़ मोर जुरिस्डिक्शन और पावर than SC Supreme Court in terms of writs. तो जो तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में प्रोवाइडेड है, किस पार्ट में दे रखे हैं? पार्ट 3 में। क्या है? FR फंडामेंटल राइट्स। क्या चीज़? हाँ वो ही बता रही हूँ, पांचों एक्सप्लेन करूँगी। वो भी एक्सप्लेन करें, इतना लिखो फिर आगे बता रही हूँ। तुम्हारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमने किस कंट्री से बोरो किया है? जैसे जो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे ना, तो हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो किसी ना किसी कंट्री से इंस्पायर होके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे। तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया है हम लोगों ने? हाँ यूएस से लिया है हम लोगों ने, और यूएस के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर होके लिया है। बिल ऑफ राइट्स। अब जो मैंने ये चीज़ यहाँ पे बोली, लाइन बोली कि हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। क्यों ज़्यादा पावर है? क्योंकि हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 32 के, आप इस आर्टिकल के अंदर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, वो रिट्स इशू कर सकता है सिर्फ किस चीज़ के लिए? फंडामेंटल राइट्स के लिए। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू करता है, और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के लिए भी रिट इशू कर सकता है, प्लस एनी अदर लीगल राइट, एनी अदर इलीगल राइट। जो तुम्हारा आर्टिकल 32 है जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसे बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था।
आर्टिकल 32 की जो हेडलाइन है वह है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? बी आर अम्बेडकर ने। ये रेस करके फिर लिखूं ना, लिख लिया इतना। आर्टिकल 32 which is constitutional remedies, heart and soul of the constitution. बी आर अम्बेडकर। हमारी पहली है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का सिंपल टर्म्स में मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी। बॉडी से रिलेटेड है ये। आपने किसी को डिटेन कर रखा तो उसकी बॉडी तो डिटेन कर रखी है ना। जब भी किसी भी इंसान को इलीगली डिटेन किया गया है कहीं पे भी, तो उसे रिलीज कराने के लिए ये रिट इशू करी जाती है। आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास भी। और वैसे लीगल मैटर जो है मैटर में क्या होता है कि आप लोअर कोर्ट से स्टार्ट करते हैं ना, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट तो नहीं चले जाते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे हाई कोर्ट के पास जाओ चाहे सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पहले हाई कोर्ट के पास जाओ, अगर आपने जो है वहाँ से आपका काम नहीं बना तब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। नहीं, आप सीधे भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्लियर? हेबियस कॉर्पस में नहीं, जो है इस रिट्स के मामले में, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, मैंने क्या बोला, हेबियस कॉर्पस बेटा जो रिट्स हैं 5, हेबियस कॉर्पस वो एक रिट है। हेबियस कॉर्पस के केस में नहीं, रिट्स के केस में जैसे सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अगर फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे वायलेट हो रहे हैं तब रिट से जो है इशू कर सकता है, ठीक है। और जो वो है हाई कोर्ट, वो कोई और लीगल राइट भी तुम्हारा वायलेट हो रहा है, जैसे तुम्हारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है, ठीक है। अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स नहीं वायलेट हो रहा है, कोई और लीगल राइट वायलेट हो रहा है, तब भी तुम जा सकती हो कोर्ट। लेकिन कौन सी कोर्ट जाओगी तब? हाई कोर्ट जाओगी। सुप्रीम कोर्ट लीगल राइट का वायलेशन नहीं देखेगा, नहीं उसकी सुनवाई करेगा, बस फंडामेंटल राइट्स देखेगा। ये चीज समझ आ गई? इसलिए इसके पास हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है। और बाकी क्या होता है कि हम पहले लोअर कोर्ट से स्टार्ट करते हैं जब हम केस करते हैं, कोई पिटिशन फाइल करते हैं। और इसमें क्या है कि हमारे पास ऑप्शन है, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम पहले हाई कोर्ट जाएं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएं, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब दोनों चीज़ें क्लियर हैं? तो हेबियस कॉर्पस भी क्लियर है, तुम लोग को क्या होता है, ठीक है। तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का जो केस था, ये इसी हेबियस कॉर्पस केस था। और हेबियस कॉर्पस का सबसे फेमस केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। मैं कंटेंट नहीं बता रही हूँ, बस बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रही हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट केस है। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। ये दोनों इंपॉर्टेंट केस हैं इस रिट के। जो एडीएम जबलपुर तो हमारा वाला केस, इसे पॉपुलरली हेबियस कॉर्पस भी केस कहते हैं, पॉपुलरली नोन एज हेबियस कॉर्पस केस।
मतलब ये बॉडी से रिलेटेड है ना, किसी और को आप डिटेन कर रहे हो तो उसकी बॉडी है ना, वो फिजिकली है वहाँ पे, तो आपने किसी को बॉडी को रख रखा है, किसी इंसान को रख रखा है, तो आप उसे रिलीज करें अगर इलीगली रखा है तो। हो जाए तो बताओ, आगे लिखवाती हूँ। इरेज करूँ? नहीं? हाँ तो बोल दिया करो विजिबल ना हो तो। ओके तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में कोर्ट ने बोला था क्या बोला था कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस इंसान पे होगा हेबियस कॉर्पस के केस में? उस इंसान के ऊपर इसने डिटेन करके रखा है, उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने लीगली डिटेन किया क्या इलीगली। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ lies on the person who detains. समझ आ गया इतना? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? मतलब जिसने डिटेन करके रखा है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई होगा। आप प्रूफ करो कि आपने लीगली डिटेन करके रखा है या इलीगली। मैं थोड़ी ना पेपर बनाती हूँ। हाउ वुड आई नो? जीके नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है। पूछ सकते हैं, जो तुमने उस दिन मुझे दिखाया पेपर दिखाया तो उसमें PYQ करे तुमने? कैसे तुम्हारे मार्क्स कैसे आ रहे हैं? हाँ वो असर्शन और रीजन देते हैं, उसमें कंफ्यूजन। बाकी लोग भी लगाओ। और वो ऑनलाइन कर लो ना डाउनलोड। ठीक है, पूछ लेना। आप CUT वाले हो क्लैट वाले हो? सही है। दूसरा हम लोगों का रिट है मैंडेमस। मैंडेमस याद करना ये रिट मैंडेटरी होता है, वैसे तो देखो तुम्हारा मैंडेमस स्टार्ट हो रहा है। तो जो पब्लिक ऑफिसर होता है, ठीक है, उसे हायर अथॉरिटी डायरेक्शन दे सकती है कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी, एक पब्लिक ऑफिसर को पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मैंडेटरी नोटिफिकेशन इशू कर सकती है। उस पर एक प्रेशर क्रिएट कर सकती है कि आप पब्लिक ऑफिसर हैं, आपकी एक पब्लिक ड्यूटी है जो है, आप इसे फुलफिल करिए। समझ आई चीज़? इसके लिए क्या ज़रूरी है? पब्लिक ऑफिसर हो, वो उसी पे अप्लाई होता है। ठीक है, प्लस वो क्या ना कर रहा हो, पब्लिक ड्यूटी जो उसे करनी चाहिए, उसकी पब्लिक ड्यूटी, और वो कर नहीं रहा है।
फिर हायर अथॉरिटी इन्फोर्स कराएगी। हो गया इतना, इरेज कर दूं। नेक्स्ट वन इज क्वा वारंटो। क्वा वारंटो, इसका मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। जब कोई पब्लिक ऑफिसर कोई पब्लिक ऑफिस उसने होल्ड कर रखा है तो उससे ही सवाल करा जा सकता है कि आपकी क्या अथॉरिटी, आपने किस बेसिस पे ये पोजीशन ये ऑफिस आपने होल्ड कर रखा है, आप कैपेबल हैं भी या नहीं। ये क्लियर है अलरिट को वारंटू, क्लियर है। वारंटू का मतलब होता है कि आपकी क्या अथॉरिटी, आप कैसे मतलब किस बेसिस पे पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। इसके लिए पब्लिक ऑफिसर होना चाहिए, पब्लिक ऑफिसर से ये सवाल जवाब हो सकता है। फोर्थ वन इज प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है टू प्रोहिबिट। तो हायर जुडिशरी के पास राइट होता है, हायर कोर्ट्स के पास, कि अपने इंफीरियर या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं उन्हें कोई डिसीजन लेने से या कोई फैसला सुनने से, कोई पिटीशन सुनने से मना कर दें, प्रोहिबिट कर दें, ठीक है, रोक दें। कौन इसमें जो है प्रोहिबिट करेगा? हायर कोर्ट हो। किसे करेगा? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। और रिट्स कहीं भी डिफाइन नहीं है, ठीक है, रिट्स कहीं पे भी इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, बस रिट्स का मतलब यही होता है कि जब भी कोई वायलेशन हो रहा है राइट का, तब फिर ये चीज़ वो करी जाती है, इशू करी जाती है। हायर कोर्ट्स करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, कोई भी जजमेंट देने से, कोई फैसला सुनने से मना कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इरेज करूं? लास्ट है हम लोगों की फिफ्थ वन, सर्शियरी। इसका मतलब ये होता है कि जो हायर कोर्ट्स हैं अपने इंफीरियर कोर्ट्स के फैसले को क्वैश कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं।
can crash orders of inferior codes. नेग्लेक्ट का होता है कि तुमने जो है नेग्लेक्ट कर दिया, हाँ इग्नोर कर दिया. क्रैश ज़्यादा सही टर्म रहेगा. नेग्लेक्ट तो हो जाएगा कि इग्नोर कर दिया, यहाँ पे जो है कोई वैलिडिटी नहीं, उस चीज़ को ख़त्म कर रहा है वो. नेक्स्ट टॉपिक पे चलें. यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है 10.2% है टोटल, इसमें और अगर फीमेल और मेल की अलग अलग बात करें तो फीमेल का 11% है और मेल का 9.8%. और केरला का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 29.1%, जबकि केरला सबसे एजुकेटेड स्टेट माना जाता है. मैंने उसका नहीं लिखा है, जो मेन था वो लिखा है. ये जो है एक सर्वे हुआ था, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो उन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है. टोटल रेट है 10.2%. अनएम्प्लॉयमेंट लिटरेसी सॉरी मैंने देखा नहीं है, बट सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लिटरेट स्टेट वही. फीमेल है 11% और मेल 9.8%. मैंने वो देखा नहीं बेटा मैंने. केरला है 29.9% टोटल केरला का. पेपर बार बार लीक हो जाते हैं तो कैसे होगा. अभी तक हुआ तो नहीं है उसका. क्या बोल रहे हो निखिल. अच्छा, ऐसे तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते. कैसे आया था, किस मीडियम के थ्रू. अच्छा. जब नेट का पेपर लीक हुआ था तो उस पर यूट्यूब पे दिखा रहे थे कि टेलीग्राम, उस पर हाँ टेलीग्राम पे आ रहा है. जो पेपर 1 होता है वो जनरल पेपर होता है, पेपर 2 सबका अलग अलग होता है, पेपर 2 सबका सेम, पेपर 1 सबका सेम रहता है नेट का. ठीक है, तो पेपर 1 की कॉस्ट 1500 रुपये थी,
तो जब मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि अभी इतना ज़्यादा इशू हो चुका है और पेपर जो लीक हुए नीट वगैरह, तो आई डोंट थिंक कि अब इतना जो है ये लोग इतना इरिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे कि पेपर लीक हो। और दूसरा मुझे था साइबर फ्रॉड का। लेकिन फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, फिर 18 जून को एग्ज़ाम हुआ नेट का, 19 को इन्होंने 18 को फिर शाम में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। 19 को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि पेपर लीक होने के चांसेस हैं, कि वो पेपर शायद लीक हुआ था, तो ये पेपर हम कैंसिल कर रहे हैं जो हो चुका है। फिर उसके बाद जो है CBI ने क्या अपनी चार्जशीट में फाइल किया कोर्ट में कि पेपर जो है लीक नहीं हुआ था, वो एक स्कूल के बच्चे ने पैसे कमाने के लिए उसे पोर्ट्रे किया था एज इफ कि इस बार का पेपर है, जबकि वो शायद पहले वाले का पेपर था। तो पता नहीं क्या ही सच था। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये रेज कर रही हूँ। रिपोर्ट किसने रिलीज की वो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। नेशनल सैंपल मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स and program implementation. तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने ये डेटा जो है रिलीज़ किया है, और ये डेटा कब से कब तक का कैलकुलेट किया गया है, जुलाई 2023 से जून 2024 तक। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे has released this data calculated between July 2023 to June 2024. क्या बोल रहे हो? सही दो। मेरी हैंड राइटिंग पहले थोड़ी बेटर हुई कि वैसी है? बेटर हुई है, अच्छी नहीं है, बहुत बेकार है। अमन तुम बहुत ही छोटा लिखते हो। मेरी राइटिंग से मेरे पापा नहीं सेटिस्फाइड होते हैं। यूएस कमीशन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी जिसमें इन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है
रिलीजियस बायसनेस करता है। तो इंडिया ने उसे जो है बोला कि इनकी रिपोर्ट गलत है और ऐसा कुछ नहीं है। हाँ फिर मैं थोड़ा सा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताऊंगी। इनका जन्म जो है 1904 में हुआ था, मुगल सराय में। इनका बहुत फेमस स्लोगन कौन सा था? इनका बहुत फेमस स्लोगन है, कौन सा है स्लोगन वो? याद करो। जय जवान जय किसान। मुगल सराय में इनका जन्म हुआ। इनका फेमस स्लोगन है जय जवान जय किसान। ये सोल्जर्स और फार्मर्स को एड्रेस करने के लिए, उन्हें इंपॉर्टेंस देने के लिए इन्होंने स्लोगन दिया था। न्यूज़ में था कुछ इनके इनसे रिलेटेड। तो जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था उसमें भी इनका काफ़ी ज़्यादा रोल था। फिर तशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ और एग्रीमेंट साइन होने के बाद इनकी डेथ हो गई थी। और मैंने बताया था ना, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस फील्ड में मिलता है? फिल्म की इंडस्ट्री में ही मिलता है। ठीक है, किसके नाम पे मिलता है? एक दादा साहेब फाल्के थे उनके नाम पे। और वो कौन थे? इंडियन प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे। उन्हें जो है इंडियन सिनेमा का फादर बोलते हैं। फिर मैं हरियाणा और वहाँ का जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की बात करूँ, बाकी लोग कहाँ हैं निखिल? अनुष्का तुम्हें बात हुई बाकी लोगों से? बाकी बच्चे कहाँ हैं? सही है। तो जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन था, अलायंस था। ठीक है, ये पार्टी जीती है।
और मैंने बताया था ना, एक क्लास जब ली थी मैंने, उसमें शायद न्यूज़पेपर सेशन लिया था, तो उसमें बताया था कि 10 साल बाद इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे, 10 साल तक इलेक्शन नहीं हुआ था। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद से ये अब अपनी जो उमर अब्दुल्ला है, ये अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे बना, मतलब जीते हैं वहाँ पे, अब उनकी गवर्नमेंट वहाँ पे बनेगी। नहीं, उस टाइम जब चल रही होगी काउंटिंग तब जीत रही होगी, पर कांग्रेस का गठबंधन था, अलायंस था नेशनल कांग्रेस से, किससे, उमर अब्दुल्ला वाली पार्टी से। तो वो पार्टी जीती है। ऐसे तो जो एग्जिट पोल में वो वहाँ कांग्रेस जीत रही थी हरियाणा में। नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस कांग्रेस वन इन जम्मू एंड कश्मीर। फोर्टी 47 सीट सिक्योर करी है इसने। और ये 10 साल बाद इलेक्शन हुआ था। और बीजेपी को यहाँ पे कितनी सीट मिली, 29, 29। हाँ, विनेश फोगाट ने भी इलेक्शन लड़ा था, पता है ना ये चीज़, कांग्रेस में वो आ गई। तो उन्होंने हरियाणा के लाना से इलेक्शन लड़ा था और वहाँ पे उन्होंने जीत हासिल की। इरेज करूं निखिल? और हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार जीती है, ठीक है। कॉन्सिक्यूटली का मतलब होता है कि लगातार। फिर जो कलकत्ता रेप केस हुआ था, संजय वो आरजी कर हॉस्पिटल वाला, उसमें सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी है कोर्ट में, और उसमें मेंशन किया है कि जो संजय रॉय है उसने जो है रेप और मर्डर किया है विक्टिम का, और उस चार्जशीट में कहीं पे भी गैंग रेप का मेंशन नहीं है। बाकी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मैरिटल रेप।
क्या था? विक्टिम या अक्यूज्ड? तो ऐसा हम लोग जो है ऐसे अंदाजे लगा रहे थे कि गैंग रेप हुआ है, बट इन्होंने देखो पकड़ा भी, अरेस्ट भी वही हुआ, संजय रॉय, ठीक है। और जो इन्होंने चार्जशीट मेंशन किया, सबमिट किए कोर्ट में, वो भी इन्होंने संजय रॉय का ही जिक्र किया है, इसने रेप और मर्डर किया है, कहीं भी गैंग रेप का जिक्र नहीं किया है। अच्छा, मैरिटल रेप क्या, कुछ टाइम से बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक ही रह रहा है मैरिटल रेप, बार बार न्यूज़ में देखते होगे, न्यूज़पेपर में देखते होगे। अभी फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई है इस पे। क्या है मैरिटल रेप? नाम से अंदाजा लगा लो। हाँ, तो और इस पे बहस छिड़ी हुई इसलिए है कि जो तुम्हारा सेक्शन 375 है आईपीसी का, रेप, ये रेप को डिफाइन करता है, ठीक है। सेक्शन तुम्हारा सेक्शन 376 पनिशमेंट बताता है रेप की। तो जो तुम्हारा सेक्शन 375 है, इसमें 2 एक्सेप्शंस दे रखे हैं। एक्सेप्शन 1 ये कहता है कि कोई जो मेडिकल टेस्ट वगैरह हो रहे हैं उन्हें रेप नहीं माना जाएगा। एक्सेप्शन 2 क्या है? एक्सेप्शन 2 कहता है कि अगर वाइफ 15 साल से ऊपर की है तो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप नहीं माना जाएगा। अगर वाइफ 15 साल से नीचे की है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स वो माना जाएगा रेप। वाइफ नॉट अंडर द एज ऑफ 15 years फिफ्टीन है, 5 है, नॉट अमाउंट टू रेप। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि अगर वाइफ 15 साल के नीचे की है, उसके साथ हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप है। लेकिन अगर वाइफ 15 साल से ऊपर की और सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है हस्बैंड, तो वो रेप नहीं माना जाएगा। फिर 2017 में इसे जो 15 साल एज है इसे बढ़ा के 18 साल कर दिया गया। अगर 18 साल तक से कम की वाइफ है तो रेप है, अगर 18 साल की या 18 साल से ऊपर की वाइफ है तो रेप नहीं होगा। यहाँ पे हस्बैंड की बात हो रही, किसी और की बात नहीं हो रही, ठीक है। समझ आ रही चीज़? ये रेस कर रही हूँ। फिर 2017 में जो 15 साल मैंने अभी बताया वो 15 साल से 18 साल एज कर दी गई। अब जो ये मुद्दा है, अपनी जो सोसाइटी है, ये बताओ कैसी सोसाइटी है? मैरिटल रेप ये होता है कि एक, यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो है हस्बैंड वाइफ हैं, तो मैरिटल रेप ये है कि अगर वाइफ के कंसेंट के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो हस्बैंड रेप का दोषी होना चाहिए, ही शुड बी गिल्टी ऑफ रेप, ठीक है। अगर कंसेंट है वाइफ का तो ठीक है, अगर कंसेंट नहीं है, उसकी मर्जी के बिना हो रहा है, देन इट शुड बी अमाउंट टू रेप।
तो तुम लोग का क्या व्यू पॉइंट है इस टॉपिक पे? बताओ। सही है। तुम लोग? सही है। क्यों क्यों नहीं सही है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मर्जी की से या बिना मर्जी के आप शादी है आपकी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या सही है? मैरिटल रेप होना चाहिए या नहीं? मैरिटल रेप को क्या क्रिमिनलाइज करना चाहिए? हाँ, क्रिमिनलाइज करना चाहिए। हम्म, तेज बोलो, तेज। हम्म, नहीं माना जाना चाहिए ना। अभी तक तो ये ऑफेंस नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में होना चाहिए ये ऑफेंस या नहीं होना चाहिए मैरिटल रेप? क्यों? रीजन दो, अपने अपने रीजन देना सब। तुम्हारी मर्जी से शादी हुई है या नहीं, तुम्हारा वो रीजन है। ये पिटिशन गई सुप्रीम कोर्ट में कि इसे क्रिमिनलाइज करना चाहिए मैरिटल रेप को। और 2-3 साल से टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है। हाँ, इसीलिए तो नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो जो हम लोग की सोसाइटी ना कहीं हम लोग का वो वाला माइंड सेट है कि हाँ, जो मैरिज है हम लोग उसे बचाना चाहते हैं। हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ की तरह इतने मॉडर्न नहीं हो गए हैं कि हर चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दें। जैसे तुम खुद सोचो, एक जैसे सेंटर ने भी अपने पॉइंट्स रखे, सेंटर ने इसे अपोज किया कि इसे क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए मैरिटल रेप को, क्योंकि हम लोग को कहीं ना कहीं जो है ऑब्लिगेशन है कि मैरिजेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी इतने डिवोर्स हो रहे हैं, इतने इश्यूज हो रहे हैं, और हर प्रोविजन को तो हम नहीं बना सकते ना कि हम वुमेन को बस राइट दें, बस सेफ्टी, उनकी सेफ्टी। जो तुम्हारा डोमेस्टिक वायलेंस है या डाउरी डेथ है, सॉरी डाउरी बोल रही हूँ, डाउरी जो है तुम्हारी डोमेस्टिक वायलेंस है, इसका इतना ज़्यादा मिसयूज़ होता है। बार बार सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इशू करता है। जैसे इस पर डाउरी पे क्या कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कर दिया कि पहले जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही एफआईआर दर्ज करेगी, तब आगे प्रोसीडिंग्स करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। और मैरिटल रेप का मिसयूज़ अगर क्रिमिनलाइज ऐसे एक ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया जाए, तो जो ये वाला प्रोविजन है तुम्हारा डाउरी वाला, उससे भी कहीं ज़्यादा इसका मिसयूज़ होगा। मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्लस तुम्हारी मैरिज भी खतरे में पड़ जाएगी। क्या किसके फ्लॉज हैं? मिसयूज़ होगा इस लॉ का। मैरिज प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और सेंटर ने बोला कि जब दो लोग हैं, उनकी शादी हो गई, एक मैरिड कपल है, तो जो है वो अलग हैं और बाकी मैन और वुमेन अलग हैं, आप सेम रूल्स सब पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और वो लोग मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं एक कंसेंट है उन दोनों का। और जो है सेंटर ने बोला कि हमारा ये मतलब नहीं है कि जो कंसेंट का राइट नहीं है वुमेन के पास, शादी हो गई तो उसके पास कंसेंट का राइट ख़त्म हो गया। जो है वुमेन के पास और राइट्स हैं, जैसे तो जो बीएनएस में सेक्शन 85 और 86 बात करता है क्रुएल्टी की, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, तो उसमें राइट है वुमेन के पास। तो इसीलिए जो है ऐसे क्रिमिनलाइज, कुछ लोग चाहते हैं क्रिमिनलाइज हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं नहीं क्रिमिनलाइज हो।
और इसीलिए से अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है इतनी डिमांड उठने के बाद भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है, सिर्फ यही रीज़न नहीं है कि मिसयूज़ होगा, मिसयूज़ तो डोमेस्टिक वायलेंस का भी हो रहा है, बट इसका जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे। मैंने वो चीज़ बताई थी कि जो है जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए। दोनों पे होना चाहिए, सिर्फ इसमें भी सिर्फ वुमेन की बात हो रही है। क्या सोच रही हो, बोलो बोलो। हाँ तो वही हाँ हाँ, दोनों पे एप्लीकेबल होना चाहिए, वही तो मैं भी बोल रही हूँ। शायद किसके बारे में बात होती है, शायद आने वाले टाइम में चीज़ सही हो जाए। सेंटर ने यही बोला कि मैटर जो है सोसाइटल मैटर है, सोसाइटी से रिलेटेड मैटर है, कोई लीगल मैटर नहीं है। और अगर हम इसे एक ऑफेंस डिक्लेयर कर देंगे तो सोसाइटी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लॉ कमीशन ने 2000 में अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी, उसमें उन्होंने यही बोला कि जो ये प्रोविज़न है जो ये रहना चाहिए, जो एक्सेप्शन दे रखा है वो रहना चाहिए, इसे मैरिटल रेप नहीं करना चाहिए। और इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो 77 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसे क्रिमिनलाइज किया हुआ है, इसे एक ऑफेंस डिक्लेयर करा हुआ है, लेकिन 34 ऐसी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया जिन्होंने क्रिमिनलाइज नहीं किया है। कितने ने क्रिमिनलाइज किया है? हाँ, 34 इंक्लूडिंग इंडिया। did not criminalize। हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे जो इसराइल और गाजा का वॉर चल रहा है, ठीक है? तो पूरा जब से स्टार्ट हुआ अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई। तो एक साल तकरीबन यानी 12 महीने हो चुके हैं इस वॉर को चलते हुए, हमास और इसराइल वाला। पहले हमास ने जो स्टार्ट किया था, फिर इसराइल ने रिस्पॉन्स किया उसमें। तो 8 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने अटैक किया पहले 7 को, फिर 8 को जो है
इसराइल ने डिक्लेयर किया वॉर और गाजा में बॉम्ब्स उन्होंने गिराए. So far, war has killed nearly 41,000 plus Palestinians, most of them women and children. तो अभी तक टोटल 41,000 लोग गाजा में ख़त्म हो चुके हैं पैलेस्टीनियंस को मिला के, और जिसमें कि ज़्यादातर बच्चे और विमेन थी. इसराइल ने क्या किया कि जो है इलेक्ट्रिसिटी, फूड और फ्यूल ये इंश्योर किया कि ये ना पहुंच पाए हमारे अपोनेंट को. ये सारी चीज़ें बंद कर दी. और इससे क्या हुआ, हंगर वाइड स्प्रेड हंगर हो गया. उन्हें खुद के जो है सरवाइव करने के लिए भी बहुत काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा. फिर 27 अक्टूबर 2023 को इसराइल ने जो है अटैक किया किस पे, अल-शिफा पे, जो लार्जेस्ट हॉस्पिटल था गाजा का. सेवरल पेशेंट्स इंक्लूडिंग प्री मैच्योर बेबीज डाइड आफ्टर हॉस्पिटल लॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी. कई सारे पेशेंट्स उसकी वजह से मारे गए, इंक्लूडिंग जो प्री मैच्योर बेबीज थे, क्योंकि हॉस्पिटल को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाई. फिर 19 नवंबर 2023 को हाउदी मिलिटेंट्स ने यमन में हाईजैक कर लिया एक शिप और क्रू मेंबर्स को. क्यों? क्योंकि जो इजराइल मेंबर जो अटैक कर रहा है उसके प्रोटेस्ट में. इसराइल और उसके बाद इसराइल और हमास ने एक हफ्ते के लिए तकरीबन फाइटिंग अपनी पॉज कर दी, रोक दी. किस लिए रोकी? क्योंकि जो 100 प्रिजनर्स थे जो इसराइल के पास, वो इसराइल ने रिलीज़ करे. जो पैलेस्टीन के 100 लोग थे वो उस कैद करके रखे थे इसराइल ने, तो उन्होंने रिलीज़ करे और एक हफ्ते के लिए इन दोनों ने पॉज लगा दिया वॉर पे. फिर 4 दिसंबर 2023 को इसराइल ने वहाँ पे अटैक किया, उस कैंपेन में जहाँ पे इन्होंने बोला था कि वहाँ के सिविलियंस, वहाँ के लोग वहाँ पे शरण लिए हुए रह रहे थे. इन्होंने बोला था कि हम वहाँ पे अटैक नहीं करेंगे, बट इन्होंने वहाँ पे अटैक कर दिया 4 दिसंबर 2023 को. फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया इन्हें कि आप ये जेनोसाइड जो है, ह्यूमन जेनोसाइड होता है किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, आप ये रोकिए. फिर 1 अप्रैल 2024 को एक सस्पेक्टेड इजरायली एयर स्ट्राइक हुई. उसने जो है ईरान की एम्बेसी जो है दमास्कस में, उस पर अटैक किया और उसकी वजह से कई सारे मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए. उसके बाद ईरान ने जो है फायरिंग करी और कई सारे मिसाइल्स, ड्रोन्स छोड़े इसराइल पे. ईरान ने फिर डायरेक्टली अटैक किया. 7 मई 2024 को इजरायली टैंक्स इंटर्ड राफा, सीजिंग गाजा's क्रॉसिंग पॉइंट इनटू इजिप्ट एंड सीजिंग ऑफ अ मेजर इन्फो फॉर एड. तो फिर 7 मई 2024 को इसराइल ने, ये टैंक्स ने राफा में एंट्री ली और जो जहाँ पे उन्हें एड मिल रही थी जिस रास्ते से, वो सब सीज कर दिया. इजरायली एयर स्ट्राइक ने सदर्न गाजा में हमास के आर्म्ड चीफ जो थे मोहम्मद दीफ, उन्हें मार दिया. उसके बाद इजराइल सब्सिक्वेंटली हिट हाउदी टारगेट्स इन यमन आफ्टर ड्रोन अटैक ऑन तेल अवीव. फिर 31 जुलाई 2024 को हमास के जो पॉलिटिकल चीफ थे इस्माइल हानिया, उन्हें जो है मार दिया. उसके बाद 25 अगस्त 2024 को इजराइल ने हिजबुल्लाह पे अटैक किया. तो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है इजराइल गाजा का वॉर, 1 साल से वो चल रहा है.
क्या कॉमन? हिजबुल्ला के जो लीडर थे वो मारे गए ना अटैक में, तभी यहाँ पे जो है ओल्ड लखनऊ में हुआ था वो। वही वही हिजबुल्ला का जो है वही लीडर जो था। नाम बता रही हूँ अभी, मैंने लिखा है नाम है, बताती हूँ। 7 अक्टूबर में को पहले गाजा ने जो है अटैक किया, फिर 8 को हमास ने अटैक किया, फिर उसके बाद 8 को इजराइल ने किया। उसके बाद 8 अक्टूबर को क्या हुआ कि हमास के अटैक करने के बाद इजराइल ने अटैक कर दिया। हाँ मैंने एक लेकिन वो दे दिया तुम्हें, तब तक क्या क्या चीज़ें हुई। हाँ पेजर था, पेजर और वॉकी टॉकी डिस्ट्रॉय कर दिए थे। killed nearly 41,000 people plus Palestinians, mostly women and children. जब भी कोई वॉर होता है तो सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है? मैं जेंडर की बात कर रही हूँ। वुमेन एंड चिल्ड्रन, और सबसे ज़्यादा वुमेन को उस टाइम पे उस गलत यूज़ किया जाता है उनका। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तब भी तुम लोगों ने चीज़ देखी होगी। इन्होंने जो है फूड इलेक्ट्रिसिटी सब बंद कर दिया। हाँ तो तुमने देखा ना कि सबसे ज़्यादा बच्चे थे उसमें, तो वुमेन एंड चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। ये रेस कर रही हूँ, हो गया ना। फिर 27 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने अटैक किया किस पे? अल शिफा, जो वहाँ का लार्जेस्ट हॉस्पिटल था।
Houthi militants hijacked the ship in protest of Israel war. Ch- 4 December 2023 तब क्या हुआ, इसराइल ने अटैक किया जो सिविलियंस जहाँ पर रह रहे थे वहाँ पे. International Court of Justice ordered Israel to stop genocide. Genocide का मतलब होता है killing of human being. हो गया. तुम लोग इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो फोन से? अब अपने फोन से इतना ऑब्सेस्ड क्यों? हम्म? हम्म? क्या चेक करते हो? ऐसा क्या इंपॉर्टेंट आता है? तुम लोग 2 घंटे भी अपने फोन से दूर नहीं रह पाते हो. हम्म? क्या बोल रहे हो अमन? घर पे कैसे पढ़ते होगे, मैं ये सोच रही हूँ. क्यों अपलोडेड? अपलोडेड सारे अपलोडेड हैं बीएनएस के. आप तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा यूट्यूब पे? तुम्हें मिल यूट्यूब पे है? सर ने मुझे खुद सर ने मुझे लिंक भेजा था. हम्म. मैं एक ठीक है एक मैं भेज दूंगी आज, ठीक है, लिंक मैं शेयर कर दूंगी कि वो मुझे विजिबल है.
यूट्यूब पे जो लिंक सर ने भेजा था वो खुल रहा है, यूट्यूब पे है। हाँ, और अगर मैं भूल जाऊँ तो एक बार मुझे रिमाइंड करा देना। तुम्हें याद आ गया जो मैंने अभी बोला था? इरेज कर रही हूँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 एक सस्पेक्टेड एयर स्ट्राइक करी ईरान के ऊपर इजराइल ने। सस्पेक्टेड Israel's airstrike hits Iran embassy in Damascus. फिर ईरान ने भी डायरेक्टली वॉर किया, ठीक है, काफ़ी सारे मिसाइल्स और बॉम्ब्स छोड़े। दशहरे पे घर नहीं जा रहे तुम लोग? दशहरे पे घर नहीं जा रहे हो तुम लोग? तुम तो यहीं के हो, तुम भी नहीं जा रहे हो? अच्छा। फिर 7 मई 2024 को Israeli tanks entered Rafah. And seized all the aid. तभी जो है इसी वजह से जो ये चीज़ हुई 7 मई 2024 को, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वो चल रहा था, एक टेम्पलेट, ऑल आइज ऑन राफा। ऑल आइज ऑन राफा चल रहा था ना, देखा होगा वो। हाँ, किसे? इसराइल को? तो आइडियोलॉजी क्या है इनकी, जो तुम बोल रहे हो चीज़? हाँ, तो वैसे भी ये जो रशिया है और यूएस, इनकी बहुत पुरानी लड़ाई है, ये दोनों खुद को सुपर पावर प्रूफ करने में लगी रहती हैं। सामने नहीं आते हैं, पीछे से वो करते हैं।
कोल्ड वॉर। फिर 25 अगस्त 2024 को इसराइल ने जो है जो हिजबुल्ला के अगेंस्ट स्ट्राइक्स की एंड डिस्ट्रॉयज थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स। और जो है जो वो हुई थी पेजर्स और वॉकी टॉकीज जो वो कर दिए थे डिस्ट्रॉय। तो पेजर्स क्या होता है पता है क्या होता है? हाँ 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 वही चीज़ है। वन वे होता है पेजेस और जो है एक कम्युनिकेशन का एक सोर्स है, वो मैसेज ट्रांसमिट करता है। जुलाई 2024 को इसराइल ने अटैक किया हिजबुल्ला पे। फिर वही 17 से 18 सितंबर 2024 को वही था, कई सारे हिजबुल्ला के वॉकी टॉकी और पेजेस इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। पेजर्स एंड वॉकी टॉकी। हाँ ज़्यादा पावर है उसके पास। फिर जो 27 सितंबर 2024 को इसराइल ने स्ट्राइक किया साउथ बैरू में, और जो हिजबुल्ला के लीडर थे हसन नसरल्ला, उनकी डेथ कॉज की। Israel attacks वही हसन नसरल्ला। क्या बोल रहे हो निखिल? क्या बोलो मुझे बताओ। लग तो रहा हो कि होगा आने वाले टाइम में। हसन नसरल्ला, क्योंकि तुम ये देखो ना कि वॉर कितने हो रहे हैं काफ़ी कुछ साल से। तो मेरे को पहले यूक्रेन रशिया का, ठीक है, अभी ये इजराइल गाजा चल ही रहा है।
हो गया? फिर जो हसन नसरल्लाह के बाद जो सक्सेसर थे उनका पोजीशन होल्ड करने के लिए हशेम सैफुद्दीन, और इजराइल ने बोला कि हमने उन्हें मार दिया है, लेकिन ये चीज़ अभी अनक्लियर है कि उनकी डेथ हुई है या नहीं। फिर 7 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने अटैक किया हमास पे और ये बोला कि हमने जो हमारे जो लोग मारे गए हमने उनकी एनिवर्सरी में याद में, और 1 साल हो गया ना क्योंकि 7 तारीख को, हाँ हाँ हाँ, तो उनकी याद में हमने ये अटैक किया है। अच्छा ये बताओ, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, ये पढ़ा है तुमने? यूएन का ये ऑर्गेनाइजेशन यूएन का पार्ट है। तो ये बताओ कि ये वॉर रोक क्यों नहीं पा रहा है? और सुन क्यों नहीं रहा है? ये भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जो इसके डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। जैसे अपने वहाँ कोर्ट है, उनके डिसीजन हम लोग पर बाइंडिंग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसका वो जो है टॉप मोस्ट कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है, ठीक है, इंडिया का, तो उसका कोई भी डिसीजन सब पे एप्लीकेबल होता है। अगर आपने डिसीजन उसका फॉलो नहीं किया तो वो आपको जेल में भी डाल देंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे उनके अगेंस्ट। तो इसलिए जो है इसकी मतलब जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहा है। इतने वॉर हो रहे हैं, जैसे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था यूएन, और यूएन के जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि वॉर को रोका जा सके। जैसे पहले पीस ऑफ लीग ऑफ नेशन था ना पहले, हाँ, तो तब भी वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था, तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। तब भी जो है वॉर, देखो तुम लोग देख ही रहे हो कि वॉर तब भी नहीं रुक रहे हैं। पहले क्रिमिनल कोर्ट था, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसे रिप्लेस करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना। मैं आईसीजे के बारे में थोड़ा बताऊंगी। 20 मिनट बाकी हैं। तो कहाँ पे है ये आईसीजे, पता है? ये हेग में, नीदरलैंड में। कब स्टैब्लिश हुआ था ये? 1945 में। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसकी फुल फॉर्म है। established in 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, नीदरलैंड। ये पहले जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट था, इसमें कितने टोटल जजेस होते हैं? इसमें 15। क्या बोल रहा हूँ? और कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है?
9। ड्यूरेशन क्या रहता है? 9 साल, 9 ईयर। तो इसे बनाया गया था जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें रिजॉल्व करने के लिए। यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसमें से ये एक है। बाकी ऑर्गन क्या है? जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द सेक्रेटेरिएट। और ये अकेला ऐसा है जो न्यूयॉर्क में नहीं सिचुएटेड है, बाकी न्यूयॉर्क में है, बाकी हेडक्वार्टर। ठीक है, इरेज करो, इतना लिख लो। अच्छा अच्छा, और जो इनका इलेक्शन होता है जजेस का, सिक्योरिटी काउंसिल का, तो जो जजेस का इलेक्शन होता है इसमें आईसीजे में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, वो कौन करता है? इसमें जो जजेस अपॉइंट कर जाते हैं ये कौन अपॉइंट करता है? जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों मिलकर करती हैं। और हर साल 1/3 नंबर रिटायर होते हैं, और जो इसके जो जजेस होते हैं वो एलिजिबल होते हैं कि वो दोबारा भी अपॉइंट हो सकते हैं। टोटल कितने यूएन मेंबर स्टेट्स हैं? टोटल कितने यूएन मेंबर स्टेट्स हैं? 193। हम्म हम्म देख के बताती हूँ किस में तुम्हें जाना पड़ेगा। जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर है, वो फॉरेन मिनिस्टर है। अच्छा, जो मैंने अभी पढ़ाया है उसका क्विक रिवीजन करो एक बार, मुझे बताओ क्या क्या पढ़ाया है। नहीं, देख के नहीं बताना है। हाँ, उसमें क्या होता है? हम्म 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 ठीक है, एक जो टॉपिक लिखे हैं एक एक सबके बारे में बताओ, कोई से बताओ। ठीक है, हाँ तुम तब तक देख लो। जुलाना।
जो इनका अलायंस था नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, गठबंधन था ना, अलायंस था। और बताओ, निखिल तुम बताओ, रिट्स बताओ। हम्म 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 ज़्यादा पावर हाई कोर्ट के पास है। वो थोड़े ठीक है, मैं समझ रही हूँ चीज़, थोड़े नाम टफ है वो। अच्छा, आर्टिकल 32 के बारे में बताया था कि किसी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, किसने बोला है? हम्म। और जो है तुम सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के लिए जाओगे, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के लिए भी जा सकते हो, किसी और लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है तब भी जा सकते हो। 5 रिट्स क्या क्या बताई थी? हेबियस कॉर्पस क्या होता है? जिसको लीगली डिटेन करके रखा गया है। मैंडेमस? हाँ। क्वा वारंटो? क्वा वारंटो? ठीक है, जो मैरिटल रेप हमने डिस्कस किया था उसमें कौन सा सेक्शन था और कौन से एक्सेप्शन की बात की थी? हम्म हम्म अगर वाइफ। हम्म। हाँ, अब 18 है। सेकंड ने वो पहला है, लेकिन जो बहस छिड़ी हुई है वो सेकंड पे छिड़ी हुई है, सेकंड एक्सेप्शन है 375 का। हम्म। बाकी ने क्रिमिनलाइज कर रखा है। और क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि इसे क्रिमिनलाइज ना करा जाए? क्यों सेंटर अपोज कर रहा है? कंट्री नहीं, मैरिज। सोसाइटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्लास हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।